कराधान। कराधान क्या होता है? कर से जो धन मिलता है उसको हम लोग कराधान कहते हैं। भारत सरकार क्या होता है, जन कल्याण के लिए बहुत सारा कार्य करती है और उस कार्य को करने के लिए उसको क्या चाहिए, धन की आवश्यकता होती है। और धन कहाँ से मिलता है सरकार को? जो सरकार आयकर, सेवा कर, बिक्री कर, इनके रूप में जो है टैक्स लगाती है उससे। अब आयकर, इसमें इस अध्याय में हम लोग बेसिकली आयकर के बारे में बात है। आयकर क्या होता है? एक न्यूनतम सीमा से अधिक आय होने वाले व्यक्ति, कंपनी या फिर उद्योगपतियों को क्या होता है, अपनी आय का कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। इसको हम लोग आयकर कहते हैं। आयकर क्या अलग अलग स्तर पर निर्धारित किया जाता है कि, और कभी कभी क्या होता है, आयकर का कुछ विशेष हिस्सा कुछ कुछ प्रयोजनाओं के लिए भी देना पड़ता है। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आयकर कर कुछ हिस्सा सरकार को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ प्रयोजनाओं जैसे कि शिक्षा उपकरण। करदाताओं की पहचान के लिए प्रत्येक व्यक्ति या संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसको क्या कहते हैं, स्थायी खाता नंबर या पैन नंबर कहा जाता है। और वित्तीय वर्ष की अवधि होती है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। वर्तमान में क्या है, शिक्षा उपकर कितना लगाया जाए, 3% लगाया जाए, जो कि दे आयकर का क्या होता है, 2% माध्यमिक शिक्षा उपकर और 1% शिक्षा उपकर, टोटल कितना हो गया, 3% शिक्षा उपकर लगाया जाता है। यदि कर योग्य सीमा 10 लाख से ऊपर है, मतलब जो आय हो रहा है व्यक्ति का अगर 10 लाख से ऊपर है, तो जो आयकर होगा उसके साथ साथ क्या है, 10% अधिभार भी देना पड़ता है। अच्छा, 1961 में एक आयकर अधिनियम आया था, जिसकी धारा क्या 80C के अंतर्गत क्या है, जमा की गई धनराशि पर आयकर की छूट की अधिकतम सीमा कितना है, 1.5 लाख रुपए। मान लो अगर किसी व्यक्ति ने कुछ जैसे पॉलिसी हो गया उस पे, या फिर भविष्य निधि में कुछ जमा कर रखे हैं पैसे, तो जब हम लोग आयकर रिलेटेड सवाल को हल करें, आयकर रिलेटेड या कराधान से संबंधित सवाल को हल करेंगे, तो पहले हम लोग को क्या चीज़ नोट करना है, वार्षिक आय नोट कर लेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 80C के अंतर्गत जमा राशि निकाल लेना है। तीसरा स्टेप जो क्या कर योग्य राशि की गणना करेंगे। कर योग्य राशि कैसे निकालेंगे, कर योग्य राशि या कर योग्य आय, जो हमारा वार्षिक आय रहेगा उससे किसको माइनस कर देना है, जमा राशि को माइनस कर देना है। तो हमको कर योग्य राशि, अब फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा आयकर की गणना, जो कि टेबल में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और कोई सवाल, अब आगे इसका सवाल देखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। उदाहरण नंबर 2 में क्या लिखा है, वित्तीय वर्ष 2012-13 में मकान किराया भत्ता छोड़कर एक व्यक्ति की वार्षिक आय है 4,80,000 रुपये। तो उसने क्या किया, 36,000 रुपये भविष्य निधि में, 18,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम में और 20,000 रुपये राष्ट्रीय बचत योजना में जमा किया। उसे वार्षिक देय आयकर पर 3% शिक्षा कर भी देना पड़ता है। यदि वह 1,500 रुपये प्रति माह आयकर 10 माह तक जमा करता है तो शेष आयकर की राशि बताइए। आयकर की गणना करने के पहले भविष्य निधि, जीवन बीमा एवं राष्ट्रीय बचत पत्र में नियोजित राशि अधिकतम 1 लाख तक के क्या है, कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार है, ये दर दे रखा है, 2 लाख तक कोई आयकर नहीं, 2 लाख से 5 लाख के भी 10%। तो इस केस में हमको क्या करना है, आयकर की गणना करना है। अब हम लोग को क्या क्या चीज़ दे रखा है जो हमारा काम का है, एक तो वार्षिक आय दे रखा है क्या, 4,80,000 रुपये, और उसने कहाँ कहाँ निवेश किया है वो चीज़ लिख लेते हैं। तो पहले क्या लिख लेते हैं, जो वार्षिक आय दे रखा है, दिया है वार्षिक आय दे रखा है, वार्षिक आय 4,80,000 रुपये। और क्या दे रखा है, इसके अलावा जो उसने निवेश किया गया राशि, निवेश की गई राशि को लिख लेते हैं। निवेश की गई राशि क्या क्या है, भविष्य निधि में जमा राशि,
प्लस जीवन बीमा प्लस राष्ट्रीय बचत पत्र। ये 3 चीज़ में क्या करता है, वो राशि जमा करता है। तो तीनों को निकाल लेते हैं, जोड़ने में क्या आ रहा है अपने। तो भविष्य निधि में उसने कितना किया, 36,000 रुपये जमा किए हैं, प्लस जीवन बीमा में किया है 18,000 रुपये जमा, प्लस राष्ट्रीय बचत पत्र कितने के लिए है, 20,000 रुपये का। ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है अपने पास, 74,000 रुपये। तो कुल जमा राशि उसके पास कितना है, 74,000 रुपये का निवेश की गई राशि। अब क्या करेंगे, वार्षिक आय को घटा देंगे इसमें से। तो क्या हो जाएगा अपने पास, पहला चीज़ हम लोग वार्षिक आय कितना है, निवेश की गई राशि। तो कुल जमा राशि हमारे पास क्या आ गया, कुल जमा राशि या निवेश की गई राशि आ गया हमारे पास 74,000 रुपये। तो कर योग्य आय कितना हो जाएगा अपने पास, जो अपना वार्षिक आय है, आय माइनस जमा राशि। तो वार्षिक आय कितना है हमारा, 4,80,000 रुपये, माइनस जमा राशि जो 74,000 को इसमें से घटा गया 4,06,000 रुपये। कितना कर योग्य राशि आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, कर की गणना करनी। 2,01,000 रुपये से 5,00,000 करके 10% कर लगना है। तो ये कितना कर की गणना करेंगे। अब आयकर की गणना, आयकर बराबर क्या हो जाएगा, 4,06,000। 4,06,000, लेकिन क्या है अपने को 2,00,000 तक के छूट है। 2,00,000 को तो हटा देते हैं इसमें से पहले, 2,00,000। अब इसका 10%, 10% करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो 1 0 1 0 यहाँ कट जाएगा, बच्चा कितना, इसको घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 2,06,000 रुपये। अब इसका क्या निकालना है, 10% निकालना है। तो 1 0 यहाँ से भी कट गया, तो ये आ गया अपने पास 20,600 रुपये। 20,600 रुपये क्या आ गया, आयकर आ गया। और हमको क्या इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि उसे वार्षिक देय आयकर का 3% शिक्षा कर भी देना पड़ता है। तो 3% शिक्षा कर निकाल लेते हैं। शिक्षा कर कितना होता है, देय आयकर का 3% का 3%। तो देय आयकर हमारा 20,600 रुपये, इसका 3% निकाल लेते हैं। तो 1 0 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ से 206 गुना 3, 206 गुना 3 करेंगे तो 618 रुपये आ रहा है। ये अपना आ गया शिक्षा उपकर। तो कुल देय आयकर क्या हो जाएगा, कुल देय आयकर जो हमारा नॉर्मल वाला आयकर है प्लस शिक्षा उपकर, तो दोनों हो गया 618। ये आ गया अपने पास 8 1 6 6 12, 1 हासिल 2, 21,218 रुपये। ये क्या आ गया, कुल देय आयकर आ गया। लेकिन एक लाइन यहाँ पर और एक हुआ है कि वह 1,500 रुपये प्रति माह 10 माह तक के आयकर जमा कर, शेष आयकर की राशि बताइए। उसने क्या किया, 1,500 रुपये 10 माह तक के जमा करता है। तो उसने 10 माह तक क्या किया है, उसने 10 माह तक 1,500 रुपये जमा करता है। अतः 10 माह में कितना रुपये जमा कर लेगा, 1,500 गुना 10। तो उसने क्या कर दिया है, 15,000 रुपये जमा कर चुका है। शेष आयकर की राशि क्या हो जाएगा, शेष आयकर
राशि। तो जो देय आयकर था 21,218 माइनस जो उसने जमा करा है 10 माह तक की, तो इसको घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 6,218 रुपये। ये हो गया अपना शेष आयकर की राशि। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय कितनी है, 3,60,000 रुपये। उसने 20,000 रुपये क्या किए, जीवन बीमा राशि में जमा करता है वार्षिक प्रीमियम, और 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की गणना कीजिए। यदि आयकर की गणना पूर्व सामान्य निधि एवं जीवन बीमा में नियोजित राशि का अधिकतम 1,00,000 रुपये कर मुक्त हो। आयकर की दरें इस प्रकार से दे रखा है कि 2 लाख तक के कोई आयकर नहीं लग रहा, 2 लाख से 5 के बीच में 10%, 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख के बीच में 20%। ये टेबल दे रखा है, और शिक्षा उपकर देना पड़ रहा है देय आयकर का 3%। तो हमको आयकर की गणना करनी है। हल लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, सबसे पहले हम लोग को ऐसा क्वेश्चन में क्या लिखना था, जो वार्षिक आय दे रखा है। वार्षिक आय कितना दे रखा है, अगर मासिक आय दिया रहता तो 12 महीना से गुणा करके वार्षिक आय निकाल लेते। तो यहाँ दे रखा है 3,60,000 रुपये। उसने क्या किया, 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम खरीदा। जमा की गई राशि, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, 80C के अंतर्गत निवेश की गई राशि। ये क्या क्या है, एक तो जो उसने किया किसमें, जीवन बीमा में, प्लस किसमें किया है, सामान्य भविष्य निधि में। ₹20,000 रुपये जीवन बीमा में, प्लस सामान्य भविष्य निधि में किया उसने 4,000 रुपये प्रति माह, मतलब 12 माह का वित्तीय वर्ष होगा तो ये क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये प्लस 12 चौक 48, 48,000 रुपये हो गया। ये टोटल आ रहा है 68,000 रुपीज़। इतना क्या हो गया, इसने जमा किया। अब अगला स्टेप क्या होना है, हम लोगों को वार्षिक हम लोग का आयकर का जब गणना करते हैं तो कर योग्य राशि कैसे निकलता है, वार्षिक आय से जमा की राशि को घटा देते हैं। कर योग्य आय, तो कर योग्य आय क्या हो जाएगा हमारा, वार्षिक आय माइनस निवेश की गई राशि। तो वार्षिक आय है हमारा 3,60,000 रुपये माइनस ये कर दिए। अब क्या मिल जाएगा अपने को, 1,92,000 रुपये कर योग्य आय। अब हम लोग टेबल को देख लेते हैं। टेबल में क्या लिख रखा है, 2 लाख तक के छूट है। अब क्या, 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक के 10%। तो हमको अगला स्टेप क्या करना है, आयकर की गणना करेंगे। तो आयकर बराबर क्या आ जाएगा, 2,92,000 माइनस 2 लाख। 2 लाख तक के कोई कर नहीं है, बचे हुए पे 10% का कर लगेगा, का 10%। इसको घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 92,000 रुपये का 10% करेंगे, 10 से गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, यानी कि आयकर कितना आ गया, 9,200 रुपये। ये हमारा आ गया आयकर। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना है, आयकर मिल गया है। अब जो है शिक्षा उपकर कितना लगना है, देय आयकर का 3% लगेगा। शिक्षा उपकर क्या होता है, देय आयकर का 3%।
प्रतिशत। देय आयकर हमारा निकले 9,200 रुपये, तो इसका 3% निकाले, 3 गुणा 100, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 92 गुणा 3, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 276 रुपये। तो कुल आयकर क्या हो जाएगा? कुल आयकर बराबर देय आयकर प्लस शिक्षा उपकर। तो ये हो गया देय आयकर हमारा 9,200 प्लस 276, टोटल हो गया 6 7 2 4 9, 9,476 रुपये। उत्तर बराबर, अतः कुल आयकर 9,476 रुपये है आंसर। अब क्या करेंगे? प्रश्नावली 1 का सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 1 का पहला सवाल दे रखा है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है? 4,10,000 रुपये। वह प्रतिमाह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो कि 100% कर मुक्त है, उसमें 20,000 रुपये, और एक वृद्धाश्रम में जो उसमें 12,000 जमा करता है, जिसका क्या 50% कर मुक्त है, दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है और आयकर की दरें इस प्रकार है। और शिक्षा उपकर लगना है टोटल 3%, 2% कैसा शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर 1%। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया है क्या दे रखा है अपने पास, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग को वार्षिक आय लिखना था। वार्षिक आय इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 4,10,000 रुपये। और उसके बाद जो है क्या देखना रहता है? निवेश की गई राशि कौन कौन सी? निवेश की गई राशि, तो उसने कहाँ कहाँ पे निवेश किया है? पहला निवेश किया सामान्य भविष्य निधि खाते में, प्लस उसने किसने निवेश किया है? जीवन बीमा में, प्लस बचत पत्र लिया है। तो सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये प्रति माह है, 4,000 रुपये प्रति माह, 12 गुना 4,000, प्लस जीवन बीमा में कितना जमा करता है? 24,000 रुपये, प्लस 25,000 का बचत पत्र ले रहा है। टोटल इसको निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 48,000 प्लस 24,000 प्लस 25,000, टोटल आ गया अपना 97,000 रुपये। क्या है? निवेश की गई राशि है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? हमको कर योग्य राशि निकालना है या कर योग्य आय निकालना है। वार्षिक आय है माइनस निवेश की गई राशि। वार्षिक आय कितना है? 4,10,000 रुपये, माइनस हो जाएगा निवेश की गई राशि जो कि 97,000 है। इसको घटाने पे अपने को मिल रहा है 3,13,000 रुपये। तो प्रधानमंत्री राहत कोष में दान की राशि लिखते हैं। दान की राशि, प्रधानमंत्री राहत कोष कितना? 100% कर मुक्त है। में दान की राशि प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? जो वृद्धाश्रम में दान कर रहा है वो राशि, में दान
ये क्या है 50% कर मुक्त है का 50% पे लेकिन कर लग रहा है, तो इसका तो 100% लिखेंगे। 100% मतलब हमारे पास कितना दे रखा है 20,000, तो 20,000 रुपये टोटल जुड़ेगा, प्लस इसका 50% कर मुक्त है मतलब 12,000 का 50%। 0 0 ये आ गया अपने पास 2, तो ये आ गया 6,000 रुपये। तो टोटल हो जाएगा दान की राशि 26,000 रुपये। 26,000 रुपये दान की राशि, तो कर योग्य राशि में से क्या करना पड़ेगा, दान की राशि घटाना पड़ेगा। कुल कर योग्य राशि क्या निकल के आएगा 3,13,000 रुपये में से घटा देते हैं हम लोग जो दान की राशि है, तो यहाँ से अपने को मिले 2,87,000 रुपये। ये अपने पास आ गया कर योग्य राशि। अब इसमें आयकर की गणना कर लेते हैं। आयकर बराबर हो जाएगा, हमने को क्या है 2 लाख तक की छूट है, तो 2,87,000 माइनस 2 लाख रुपए लिख लेते हैं। और इसमें कितने रेंज में लगेगा 10%, 10/100। 1 0 कट गया, ये आ गया 87,000 रुपये गुना 1/100। 1 0 कट जाएगा, तो ये मिलेगा अपने को 8,700 रुपये, जो कि हमारा आयकर आया है। यह शिक्षा उपकर लग रहा है देय आयकर का 3%। शिक्षा उपकर निकाल लेते हैं। देय आयकर का कितना लग रहा है 3%, 261 रुपये। तो कुल आयकर क्या आ जाएगा, जो अपना आयकर आया प्लस शिक्षा उपकर 8,700 प्लस 261, ये आ गया 8,961 रुपये आयकर होगा।